चलिए क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने रेट ऑफ यानी मीन के परसेंटेज चेंज का पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख लें। अगर कभी भी आप परसेंटेज चेंज की बात करें, जैसे उन्होंने इंक्रीज की है ना, मैं इररिस्पेक्टिव बाय इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज। सपोज कर लेते हैं, आपको शायद इस तरह समझ आ जाए, आप करते रहते हो। सपोज सेल्स प्राइस है किसी भी एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये कोई एहसन जमील है, वो कहते हैं कि मेरा ज्वाइन नहीं आ रहा, सर को कहो कि मुझे ऐड कर ले। नाम उसका उससे उससे जरा पूछे ना, नाम पूरा क्या है? मोहम्मद एहसन जमील। मोहम्मद एहसन जमील। हाँ, मैंने सेंड कर दिया इनविटेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आ गया हूँ, ज्वाइन हो गया। ठीक हो। अच्छा, यहाँ पर आपके पास देखें, अगर इसको हम परफॉर्म करना चाहूँ तो आप इस तरह इसको समझ लें। सेल्स प्राइस है, सपोज सेल्स प्राइस है 100। अच्छा, जो बाइंग प्राइस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का मतलब बाइंग प्राइस, जो आपने जिस पे बाई किया, बॉट किया, कॉस्ट प्राइस सपोज के 60, तो डेफिनेटली गेन जो आपके पास हुआ वो हमारे पास 100 माइनस 60 हुआ, जो कि इक्वल आपके पास है 40। और अब आपसे कह दें कि फाइंड परसेंटेज गेन, फाइंड परसेंटेज गेन। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो आपके पास वैल्यू होती है उसको हम किस तरीके से लेके चलते हैं, चेक कर लीजिएगा। हम कहते हैं सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। गेन होता है ना, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस गेन होता है, तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास सेम होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, देखिए अगर इसको हम लिखें, वो उस पर लिखना चाहें तो क्या है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ये तब हम यूज करते हैं, ये जो डिवीजन करें, जैसे कल भी क्वेश्चन किया कि सर आप 2011 को क्यों जो है उसको बेस में रख रहे हैं, तो हमारे पास होता क्या है, जो फार्मूला होता है उसको जहन में रख लीजिए, जो मैं फार्मूला अब लिख रहा हूँ, याद रखिए। अगर आपने परसेंटेज चेंज का फार्मूला अप्लाई करना, अब चेंज दो तरह हो सकते हैं ना, एक चेंज आपके पास हो सकता है इंक्रीज, ठीक है, एक चेंज आपके पास होता है डिक्रीज। अगर परसेंटेज चेंज आपने फाइंड करना हो तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू। ये परसेंटेज चेंज का फार्मूला होता है। टू वैल्यूज में अगर आपने परसेंटेज, अगर चेंज फाइंड करना हो उसमें तो फार्मूला कोई नहीं ना। आप सपोज कर लें आपके पास एक डेटा है, उसमें आपके पास वैल्यूज हैं, लेट्स से 20 to 25। अगर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड, ठीक है, चेंज, तो आप क्या लिखोगे, 25 माइनस 20 कहते हो ना, तो इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, अगर ये नेक्स्ट हुआ तो ये पिछला क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा। कि अगर ये नेक्स्ट है, डेफिनेटली आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो, फ्रॉम अप टू डाउन आते हो ना, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, तो जो आपके पास 25 है ये नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द डेटा या जो टेबल, और जो डेफिनेटली अगर जो नेक्स्ट होता है उसका पिछला प्रीसीडिंग को हम प्रीवियस भी कहते हैं, प्रीसीडिंग वैल्यू भी कहते हैं। तो अगर आपसे कह दे कि फाइंड चेंज, तो आप सिंपल क्या करते हो, 20 नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, जो कि आपके पास आ जाती है 5। अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड, ठीक है, परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज चेंज, तो सेम वही चेंज लिखते हो ना, 25 माइनस 20, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग, जो आपके पास प्रीवियस वैल्यू होती है, जो फार्मूला हमारे पास वही होता है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ होता है। इसको आप अपने माइंड में फिक्स कर लें। तो जब भी आपके पास पेपर में कहीं पे भी जस्ट चेंज की बात कर लें, तो दो वैल्यूज में नेक्स्ट वैल्यूज माइनस प्रीवियस वैल्यू करना होता है। लेकिन अगर वो बात कर ले परसेंटेज गेन हो, परसेंटेज चेंज हो, जिसकी भी बात कर लें, तो आपके पास एक डिनोमिनेटर में बेस भी होना चाहिए, वो हमेशा प्रीवियस वैल्यू होती है, हमेशा। अगर टेबल की, अभी तो हम सब टेबल कर रहे हैं ना, तो हमेशा अकॉर्डिंग टू, हमेशा याद रखिए जो आपके पास प्रीवियस वैल्यू होती है उसको हम बेस रखते हैं,
बेस वैल्यू होती है, ठीक है। अब सपोज आपके पास ये है कि रिजल्ट्स आए, सपोज कर लेते हैं रिजल्ट, लेट्स से 2019 में एफएससी का रिजल्ट आया, 2019 में सपोज करें एफएससी का रिजल्ट आया जिसको हम लोग नाम देते हैं लेट्स से 89% आया। 2020 के अंदर लेट्स से हमारे पास 92% आया। अब परसेंटेज को साइड पे कर हम 89 और 92 को ले लेते हैं सपोज। अगर आपसे कहते बताएं कितना चेंज आया, जस्ट चेंज की बात कर लें, ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, 92 में से अगर हम लोग 89% माइनस कर दे तो ये चेंज आया। अगर आपसे कहते बताएं कितना परसेंटेज चेंज आया, तो आप क्या करते हो, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, तो ये आपके पास हो जाएगा 89 मल्टीप्लाई बाय ऑलरेडी उसमें आपके पास वैल्यू आ रही है डेसिमल करके आपके पास 100 आ जाएगा। तो इसको बिल्कुल सेम वही जो हम आम इसमें लैंग्वेजेस में आम वैसे रेगुलर वे से हम लोग लेके आते हैं सेम ही। तो बस आप अपने माइंड में रख लीजिएगा कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज या परसेंटेज चेंज का फार्मूला आपके पास आता है, तो जब आपने फाइंड करना हो तो हमेशा क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय। इसको मैं दोबारा से सही तरह लिखता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सर सा ये दोनों एक ही इनका फार्मूला है ना? किसका? इन दोनों का परसेंटेज चेंज और गेन चेंज। हाँ ना, वो तो एक ही है, बिल्कुल एक। मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट कि भी सर एक, कॉन्सेप्ट भी एक ही है दोनों का? जी ऐसे ही। ओके सर। ये आप अपने पास जो है ना अपना फार्मूला रखें, मैं इसी फार्मूले के थ्रू मैं सॉल्व करूँगा इसे। क्वेश्चन आपके पास है, देखिए यही वाला क्वेश्चन हमने कल किया। इसमें आपने फाइंड किया कि जैसे बताया हुआ था, अगर वो परसेंटेज एडिशन की समझ किसी को नहीं आ रही तो बताएं, 2011, 2012 एंड 2013। अब इसमें मसला क्या आ रहा है कि इसमें जो वैल्यू है एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 11 में, वो बेसिकली अननोन, इसी वजह से मैं उसको एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। और मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको क्यों एक्स नहीं कर सकता, लेकिन क्वेश्चन अगर देखो तो बेस ही 2011 पे कर रहा है। तो अगर 11 की क्वांटिटी आ जाए तो 12 भी आ जाएगा, जब 12 का है तो 13 भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन को अगर आप रीड कर लें तो ऐसे ही बता रहा है कि 12 बेस कर रहा है 11 पे, 13 बेस कर रहा है 12 पे। तो अगर 11 नोन हो जाए तो 12 भी आ जाएगा, और 12 जो आ जाएगा तो 13 भी आ जाएगा। तो हमने इसी तरीके से इसको सॉल्व किया, तो हमने इसको एक्स कंसिडर किया था। अब 12 के लिए वो क्या बता रहे हैं कि जो 11 में है, जो 2011 में एम्प्लॉइज़ हैं, अब 2011 में एम्प्लॉइज जो आपके पास हो गए वो एक्स एम्प्लॉइज़ हो गए, ये बेसिकली एक्स एम्प्लॉइज़ हैं। तो उसने कहा कि जो एम्प्लॉइज़ आपके पास हैं उसमें 5% इजाफा हुआ, तो वो जो एक्स है ना आपके पास, लेट से ये 10 एम्प्लॉइज़ हैं, वो 10 तो रहेंगे ना, काम करेंगे, उन 10 में से 5% आपने इंक्रीज़ किया तो आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ आ गए, मज़ीद ज़्यादा आ गए, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कर लें तो आपके पास वैल्यू ये एक्स आ गई। तो अगर हम 2012 की बात कर रहे हैं तो 2012 में उसका एक्स में 5% हायर, 5% हायर का मतलब 5% मोर, हायर मतलब यहाँ पर 5% मोर, तो जितना है इतना ही है, प्लस इसी में ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, जितना आपके पास एम्प्लॉइज हैं उसका हम 5% उसमें ऐड कर लें, यानी इसका इसी का 5%, इसका 5% लिया और इसी में ऐड किया, तो उसको लिखते कैसे, x प्लस 5% ऑफ x, इसमें से x कॉमन किया तो 1.05 आपके पास है। आप देखिए याद रखो, जब आप परसेंटेज में लिखते हो ना, अगर मैं लिखता हूँ 100% तो इसमें मैं 5% माइनस कर सकता हूँ तो आंसर 95% आएगा। लेकिन जब आप लिखते हो कि 0.05 तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 के साथ कंसिडर करते हैं। कैसे 1 के साथ करते हैं, देखिए आपके पास होता है ये है 0.1 प्लस 0.2, ठीक है, प्लस 0.3 प्लस अप टू सो ऑन, तो आपके पास एंड पे आके 1 आता है, ऐसे ही होता है ना। 1 जो है आपके पास क्या है, ये पॉइंट्स को, ये 0.1 है, इसका मतलब है 10%, 0.2 क्या है 20%, इसको कहें 30%, और 1 क्या होगा 100% हो जाएगा ना। तो अगर डेसिमल में आपके पास क्वेश्चन दिया हो, जब डेसिमल में हो तो फिर हम डेसिमल, ये 100 माइनस 5% है ना, तो डेसिमल में 100% क्या होगा, चेक कर लें, 100% डेसिमल में क्या होगा
क्रॉस हुआ 1 आ गया ना, और 5% डेसिमल में क्या होगा, इसको किया तो 0.05 आ गया। तो हम फिर क्या करेंगे, 1 माइनस 0.05 करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर प्लस हुआ तो प्लस कर देंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, जब कॉमन लिया कल के क्वेश्चन में तो 1 प्लस 5%, तो 5% को मैंने डेसिमल में या उसको मैं परसेंटेज से हटाने के लिए इसको कन्वर्ट किया, क्यों 1 आया, और 1 आपके सामने मैंने लिखा, 1 देखिए आया ना, कब आया कि जब परसेंटेज ना हो तो 1 होता है, जब परसेंटेज हो तो 100% आपका परसेंटेज आता है। तो परसेंटेज की वैल्यू में से परसेंटेज की वैल्यू माइनस होती है, और 1 में से हमेशा डेसिमल की वैल्यू माइनस होती है। तो इसको अपने माइंड में रखें। ये आपके पास वैल्यू आ गई 2012 की। तो 2012 की वैल्यू आपके पास क्या है, सेम उसी प्रोसेस को करो, 1.05 इंटू एक्स। अब ये इसकी इंप्लॉइज है। अब मैं अगर 2013 की बात करूं, 2013, तो उसने कहा कि जो 2012 की इंप्लॉइज हैं जो इसके मैंने लिए, उसमें 5% ऐड हुआ। तो जैसे मैंने x प्लस 5% अब x किया, तो अब x तो नहीं रहा ना, अब 1.5 पर 0.5% रह गया। अब इसमें ऐड करूंगा क्या, 5% ऑफ दिस क्वांटिटी 1.05x। अब इसको मैं परफॉर्म करूं तो सेम 1.05 कॉमन है इसमें, तो 1 प्लस 5% है ना, तो डेसिमल 1 लिखा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.05, 5 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.05। इसके साथ x भी है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1.05 x है, और यहाँ पर आ रहा है 1.05 प्लस करके, तो ये दो कॉन्स्टेंट्स आपस में सेम है। तो जब सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब कि पावर ऐड हो जाते हैं ना, तो ये इसका मतलब 1.05 स्क्वायर आ जाएगा, 1.05 स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। ये आपका तीन। और अब उसने क्या कहा, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, लिखा हुआ ना परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, फ्रॉम 11 टू 13। अब ये 12 13 में शामिल हो गया ना, ज़हन में रख लीजिएगा, ये बेस कर है ना, 11 में एम्प्लॉइज थे तो वो आगे 12 में भी, और उसमें 5% मजीद आ गए, जो 12 में थे वो 13 में भी चले गए, और उसमें 5% मजीद भी ऐड हो गए। तो इसी वजह से उसने कहा कि 11 से लेकर 13 के दरमियान डिफरेंस बताओ, तो ये वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। तो इनमें आपके पास क्या आएगा, 2011, ये क्या 13 क्या होगा, नेक्स्ट, ठीक है, 11 क्या होगा, प्रीवियस, ये प्रीवियस आया, ये नेक्स्ट आ गया, तो हम लोग क्या करें, सेम वही फार्मूला अप्लाई करें, नेक्स्ट जो कि आपके पास आ रहा है 1.05 स्क्वायर एक्स माइनस प्रीवियस, आपके पास वैल्यू आ रही है एक्स डिवाइड बाय प्रीवियस जो कि एक्स ही है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लें आप, तो देखिए सबसे पहले इसमें से कॉमन लिया एक्स, आपके पास आ रहा है 1.0 स्क्वायर आ गया -1 डिवाइड बाय एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाती है वैल्यू 0.1025 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई कर दें, हमें पता है कि अगर डेसिमल को मल्टीप्लाई 100 से कर लें या किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई 100 कर लें तो आंसर हमें क्या देगा, वो परसेंटेज में हमेशा देगा। तो ये आपके पास क्या हुआ, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज, या द इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2012 टू 2013 इज 10.25%। ठीक है, करूँ नेक्स्ट। सर 1.10 का थोड़ा सा बता देते। अच्छा, तो 1.10 1.10 को आपने देखें ट्रांसफॉर्म करना है। लिखा क्या हुआ है कि इफ v इज ऑल दिस देन x इन टर्म्स ऑफ v h a, x को डिपेंडेंट रखना है। इस पूरी क्वेश्चन में x को डिपेंडेंट रख लो। तो अगर मैं x को डिपेंडेंट रखना चाहता हूं तो क्या करूंगा, सबसे पहले al जाएगा v की तरफ, तो v माइनस al हो जाएगा, ठीक है, al जाएगा v की तरफ तो v माइनस al हो जाएगा, तो एक साइड पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एच। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स डिपेंडेंट चाहिए, तो एच क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दूसरे डिवाइड हो जाएगा, तो आपको बंद क्या जाएगा, v माइनस ए एल डिवाइड बाई एच हो गया। फिर से क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, मुझे चाहिए क्या, एक्स, तो स्क्वायर को अगर मैंने एलिमिनेट करना है तो क्या करूँ, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लूँ, बाकी आपको क्वेश्चन बन गया, क्लियर हो जाएगा।
जी हो गया सर, हो गया। चलिए अब हम स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो आपके पॉइंट ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, यस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि आप परफॉर्म करेंगे, देन आपकी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ये जो आपके बुक ने जो बता दिए, लेकिन ये नहीं है कि उसके ऊपर आप 100% रिलाई कर लो कि बस इतने ही है, ठीक है। वो तो है ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है। ये मैंने 2 क्वेश्चंस किए हैं, मजीद भी आएंगे क्वेश्चंस, इसको आप देख लें, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ उसने, द सम ऑफ 3000 इज इन्वेस्टेड। अब ये सारी चीज़ें आप समझेंगे, ये बिजनेस लैंग्वेज है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये थोड़ा थोड़ा आपके सामने करूँगा, जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ आए। चैप्टर नंबर 5 में इन्वेस्टमेंट क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 और 6 आपके मैथ्स का बहुत बड़ा पोर्शन है, याद रखें। चैप्टर 5 और 6 आपका मैथ्स का बहुत पोर्शन है, और आई के आपका फेवरेट एरिया है, इसको अपने माइंड में रख लीजिएगा। इसी वजह से हम उसको एंड पे छोड़ के लेके चलेंगे, और आप लोगों का तो वैसे भी एंड ही स्टार्ट है ना, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये है कि हमने उसको भी परफॉर्म करना है, साथ साथ इसको भी लेके चलेंगे। तो आप इसके अंडरस्टैंडिंग को जो है ना माइंड में रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सोल्यूशन में मसला नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, सॉल्व कर भी लिए तो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको आप अपने माइंड में रखें। अब सबसे पहली बात है कि यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। अब याद रखो, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, इन्वेस्टमेंट क्या है, अब सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। जितनी हमारी इसमें रिक्वायरमेंट उसको करें। अब अगर मैं बात करता हूँ ना इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, इंडक्शन ऑफ फंड। अब फंड्स क्या होता है, मनी होती है ना, इंडक्शन ऑफ मनी या इंडक्शन ऑफ फंड्स, ठीक है, फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, खत्म। इसको नाम क्या देते हैं, इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कहीं पे भी फंड लगाएं, लेकिन मेन मोटिव क्या हो, मैंने से अर्न करना है, खत्म, दैट्स इट, दिस इज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट हमेशा फंड से होती है। फंड्स का मतलब कि आपकी सेविंग, आपके करंट अकाउंट की वैल्यू, ठीक है, आपके पास जो बिजनेस, आपके पास जो क्या कहते हैं, ज्वेलरी वगैरह, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। कैश भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, डिपेंड है, लेकिन फंड्स हमेशा कैश में होता है। तो उसको आप कन्वर्ट करते हो कैश में, तो कैश की जो वैल्यू आपके पास आई हुई है, उस वैल्यू, वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है, अगर कोई भी बंदा उसको इंडक्ट करे, कहीं पे लगाए, स्टॉक मार्केट में लगाए, ज्वेलरी के अंदर लगा लें, ठीक है, कहीं पे बॉन्ड्स में लगा दें, जहां पर भी गए, लेकिन मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, प्रॉफिट, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यही बात कर रहे हैं। कहते हैं एक 3000 रुपया किसी के पास है जो उसने इन्वेस्ट करने, अब कितना कितना इन्वेस्ट करा वो उसको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 3000 का एक पार्ट वो 3% पे कर रहा है। अब 3% क्या होता है, 3% का मतलब है इनकम। सपोज कर लें आपको कहते हैं कि 3000 रुपीज जैसे इन्वेस्टमेंट है ना, 3000 रुपीज आप इन्वेस्ट करें, 3000 इन्वेस्टेड एट 3%। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3% है, इसको हम कहते हैं इनकम, 3% इनकम। यानी इसका मतलब है ईयर जब गुजरेगा, एक साल गुजरेगा, तो 3% आपको इसमें से इनकम मिलेगी, जो कि 60 रुपये होगा। इसका मतलब है आपके अकाउंट में 3000 तो रिटेन कर रहे हैं ना, लेकिन हर साल आपके अकाउंट के अंदर 60 रुपया प्लस होता जाएगा। इसको हम लोग आम लफ्जों में याद रखते हैं माइंड में, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। हमने कहा हमने फिक्स करवाए पैसे वगैरह वगैरह, ठीक है, ये हम बात कर रहे होते हैं। तो ये जो 3% है, ये बेसिकली क्या होती है, इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, इसको नाम देते हैं हम लोग इनकम। 3% से हमें इनकम मिलेगी। तो ये उसने कहा कि 3000 वो इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन 3000 का एक पार्ट, ये नहीं पता कि 3000 तो कर रहे हैं ना, लेकिन उसने उससे डिवाइड किया। उसने कहा एक पार्ट जो है वो 3% पे कर रहा है, और जो रह गया इसकी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रह गया, वो बेसिकली चाहेगा 4% पर ईयर के। पर ईयर का मतलब है एनुअल बेसिस के ऊपर। उसने कहा फाइंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ईच रेट। उसने 3000 में कितना रुपया 3% पे इन्वेस्ट किया, और 3000 में से कितना पार्ट या कितना रुपया वो 4% पे किया। उसने कहा बताएं 3% और 4% पे उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की, 3000 का वो कितना पार्ट है। अब वो कहता है कि अगर इन दोनों जगहों से उसको जो इनकम मिली हो वो 102 रुपया हो,
इन दोनों इन्वेस्टमेंट से उससे जो टोटल इनकम एक साल की मिलती है वो 102 रुपये है। तो आप फाइंड करो कि आपके पास दोनों 3% और 4% पे जो उसने 3000 का कितना कितना हिस्सा इन्वेस्ट किया। ठीक हो गया। अब इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होगी? इनकम का हमने फार्मूला टोटल रेवेन्यू को किया हुआ ना, कोई मुझे बताएगा टोटल रेवेन्यू का क्या फार्मूला होता है? सर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। अब आपने मुझे बताया ना यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स और ये क्या चीज़ है। चले, अब मैं यहाँ टोटल रेवेन्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ। प्राइस क्या होगी? अब एग्जाम्पल ले सपोज कर लें इसी तरह 1000, इसको सही से सुन लें, आपके पास 1000 डिपॉजिट है, लेकिन कितने पे? एट 10% पे। चले, मैंने से इनकम निकालनी है, बताएं प्राइस क्या है और यूनिट्स क्या है? सर प्राइस प्राइस 10,000 1000 सॉरी। यूनिट्स सर कन्वर्ट यूनिट्स करें, तो नहीं किया। कन्वर्ट करें ना, प्राइस और यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करें। ये जो आपके पास है इसको कन्वर्ट करें। प्राइस और यूनिट्स तो हमने पढ़ा है ना, तो जरूरी तो नहीं कि हमेशा के लिए वही फार्मूला जहन में होगा हमेशा। अब आपसे मैं बात करता हूँ कि आप मुझे बताएं आपकी टोटल रेवेन्यू क्या होगी। तो आप यूनिट्स तो नहीं सेल कर रहे ना, तो टोटल रेवेन्यू अगर आप कुछ करना चाहें तो क्या हम करेंगे? तो डिपेंड करता है ना प्राइस क्या है यूनिट्स क्या है। तो यहाँ पर जो प्राइस है हम उसको 10% कंसिडर कर रहे हैं और यूनिट्स जो है वो 1000 को कंसिडर कर रहे हैं। तो टोटल रेवेन्यू कितनी होगी इसमें से, इस पार्ट में से? वो होगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% इज द वैल्यू विच इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ रही है? 100 रुपीज। 100 रुपीज आपकी इनकम होगी। सेम ना, इनकम रेवेन्यू सेम फार्मूला माइंड में रख लीजिएगा। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि 10% इंटू 1000 का मतलब क्या आ रहा है? वो यही आ रहा है ना कि 1000 में 10% आपको मिलेगा, ऐसे ही ना। 1000 का 10% आपको क्या मिलेगा? आपकी अर्निंग होगी। 1000 10% आपकी अर्निंग होगी। बात समझ आ रही है? टोटल रेवेन्यू फाइंड करना हो तब ये इस तरह ही करेंगे टोटल हाँ रेवेन्यू हाँ, को। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं, सेम है, सिर्फ आप लैंग्वेज बीच में चेंज कर रहे हो, लेकिन होता ऐसे ही है ना। क्या हुआ? लेट्स एक टीचर की बात, टीचर की अर्निंग लिख रहा हूँ। सपोज कर ले टीचर को कह दे कि यू विल अर्न 1000 ठीक है पर आवर, और मैंने टीचर की इनकम फाइंड करनी है। if find the teacher income if he or she worked for 5 hours in a week। जी, उसकी रेवेन्यू फाइंड करना चाहूँ, क्या करूँ? थाउजेंड मल्टीप्लाई 5। सही है ना, क्लियर हो रहा है ना? अभी डिफरेंट आ रहा है, उसकी रेवेन्यू बिल्कुल वैसी आ गई ना। 1000 इज द प्राइस एंड यूनिट्स इज नंबर ऑफ आवर्स। कितना हुआ? 5। 5। देखिए किसी का अगर इसमें जो है ना वो आपके पास व्यू जो है डिफरेंट आ रहा हो या व्यू उसका अपोज हो रहा हो, तो लाजमन कहें सर ये कैसे, मैं उसका आंसर करूँगा। ठीक है, इसको ये ना को हर चीज़ पे आमीन ना कहा करें। तो जिसको जो समझना है वो साथ ही पूछ लें। ये मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वैसे बता रहा हूँ, आप कह सकते हैं सर उधर कुछ है इधर कुछ बता रहे हैं, मैं आपको उधर ही लेके जा रहा हूँ। डायरेक्ट करूँगा आपको कोई समझ नहीं आएगी कह के आ रहा हूँ, और ये भी नहीं कि आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आपके लिए लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, ये देखें रेवेन्यू आ गया ना। अब रेवेन्यू का फार्मूला सेम यूज कर रहे हैं, रेवेन्यू का फार्मूला यूज कर रहे हैं। अरे सब, तो बेसिकली रेवेन्यू को फाइंड करना हो तो जितना आप अर्न करते हो उसी हिसाब से आप लेके चले एंड दो एंड सो ऑन, ये आपके पास वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये तो टीचर की एक दिन की तनख्वाह आई है, वीक की एक, तो नहीं है। एक हफ्ते की आ गई। जी
सर मैं तो जो सर ये टीचर है जो सर ऊपर वो आपने डेली पढ़ा रहे हैं कि 5 आवर्स इन अ वीक के तो हाँ, अगर कोई आर्ली वर्क कर रहा होता है ना, आर्ली बेसिस पे वर्क कर रहा होता है, तो उसको जो रेवेन्यू मिलती है वो आर्ली बेस से मिलती है। अगर कोई परमानेंट वर्क कर रहा होता है तो उसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी होती है कि पर ईयर उसको कितना मिलेगा, होता है ना, डेली के हिसाब से भी मिलता है। तो अगर आपको डेली वेजर हो तो आपको डेली के हिसाब से होता है, जितने नंबर आप आवर्स वर्क करते हो पर आवर मल्टीप्लाई करें तो आपको डे का, एक डे की रेवेन्यू बनती है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आफ्टर अ मंथ लेता है तो वो भी मल्टीप्लाई करके उसी तरह वैल्यू आती है। उसको कह देते हैं आपकी पे 50,000 है, तो 50,000 ऐसे डायरेक्टली तो नहीं आ जाती ना, उन्होंने कम से कम परमानेंट एम्प्लॉय के लिए मल्टीप्लाई किया होता है कि डेली इसको इतना मिलना चाहिए, 200 300। तो आप लोग, हम करते नहीं, मैं दिहाड़ी मेरी कितनी आती है, ये मैं आम लैंग्वेज हम समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम कहते हैं हमारी जो है ना डेली जो दिहाड़ी आती है वो कितनी आती है, तो दिहाड़ी हमारी कितनी आती है, तो हम कहते हैं कि 50,000 रुपये 30 से तकसीम किया मैंने, डिवाइड किया, तो यार ये एक दिन में मैं इतना कमा रहा हूँ। आ रही है बात समझ? ये तो है परमानेंट एम्प्लॉयज़ की। लेकिन जो आपके पास परमानेंट नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज़ है जिसके आते हैं आर्ली वर्क होता है, पर लेक्चर वर्क करते हैं, पर आवर वर्क करते हैं, उन लोगों की जो पेमेंट होती है वो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। और जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है, इसी वजह से हमको कहीं नहीं लेके आते हैं। लेकिन अभी कभी कहना चाहें, अगर देखना चाहे तो हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड बाय 30 कर लेते हैं, तो पता हमें चल जाता है कि आपके पास क्या आ सकता है। ठीक हो गया? अब यहाँ पर लेके आते हैं क्वेश्चन को। सपोज कर लें आपके पास 1000 रुपीज हैं, किसी के पॉकेट में 1000 रुपीज है, और स्टूडेंट के पॉकेट में कभी 1000 नहीं आते। ठीक है, तो ये है पॉकेट में 1000 रुपीज है। तो 1000 रुपीज आपके पास है। सपोज कर लें आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, हम लोग कह लेते हैं कि गिव अवे, ठीक है, 100 टू अ फ्रेंड, ₹100 आपने दे दिए, तब आपके पॉकेट में कितने रह गए? डेफिनेटली 900 रह गए। 900 को हम लोग क्या कह देते हैं? रिमेनिंग। रिमेनिंग को एक नाम और भी दें, रेस्ट ऑफ द मनी, रेस्ट ऑफ द मनी, दैट्स इट, ये आपके पास आया। अब सपोज कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में है, सपोज कर लें कि आप कहते हैं आप कहते हैं कि आई गिव अवे, ठीक है, X रुपीज टू माई फ्रेंड। मैंने अपने दोस्त को X रुपीज दिए, आप बता नहीं रहे कि मैंने कितने पैसे दिए। आप सपोज कर ले कि 1000 में से मैंने X रुपीज अपने दोस्त को दे दिए। 1000 रुपया था मेरे पास और मैंने अपने दोस्त को X रुपया दे दिया। तो अब X रुपया आपके पास क्या है? बेसिकली हमारे पास वो वैल्यू है कि जो कि अननोन है, रुपीज में हमें नहीं पता। तो अगर नहीं पता तो X तो कह सकते हैं, X रुपीज बन सकता है। तो अब आपके पॉकेट में रिमेनिंग या रेस्ट ऑफ द मनी जो आपके पास रह गया वो कितना होगा? अभी मैंने आपके सामने 100 दिया तो 1000 में से 100 माइनस हुआ। अब क्या कहूँगा? X है ना, 1000 माइनस x 1000 माइनस एक्स हो गया। अब चेक करें, अब ये नजर आ रहा है? सेम यहाँ पर भी वही कह रहा है। वो कह रहा है कि 3000 है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आपके पास है 3000। उसने वन पार्ट जो है, वन पार्ट 3% पे इन्वेस्ट किया, और जो रह गया वो उसने 4% पे कर दिया। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो एक पार्ट है जो 3% पे कर रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट 3% इन्वेस्टमेंट, यानी ऑन 3% इन्वेस्टमेंट, 3000 में से जो 3% पे इन्वेस्टमेंट हो रही है वो क्या हो गई? X नहीं पता ना हमें, तो उसको हमने X कंसिडर किया। ठीक है, रेस्ट ऑफ इट इज जो है, रेस्ट ऑफ अमाउंट, ठीक है, एट 4%। तो रेस्ट ऑफ अमाउंट क्या होगी? जैसे मैंने आपके सामने किया, आपने X रुपीज गिव अवे, X रुपीज किसी को दिया, तो बाकी आपके पॉकेट में कितना रह गया? 1000 माइनस X। जब आपने X रुपीज आउट ऑफ 3000 डिपॉजिट किया 3% पे, तो बाकी क्या रह जाएगा? 3000 माइनस x। सो क्लियर, ये आपके पास वैल्यू आ रही है।
ठीक है, ये देखिए इस क्वेश्चन में से हमने ये चीजें निकाली, हो गया। अब बेसिकली हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, x की वैल्यू, जब x आ जाएगा 3000 में से x माइनस कर देंगे ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 3% पे 3000 में से कितने रुपया हमने इन्वेस्ट किया और 4% पे हमने कितना इन्वेस्ट किया, और हमारा क्वेश्चन भी यही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो मनी इसने बताया हुआ है, 2 स्कीम्स है ना, मैंने अभी तक आपको एक एक बताई। एक टीचर जो है लेट्स से स्कैन्स में से कमा रहा है, ठीक है, स्कैन में सपोज कर लें 3 आवर्स जॉब करता है और 1 आवर की उसको पे 1000 मिल रही है। लेट्स से वो IIUI से यूनिवर्सिटी से भी कमा रहा है और वहाँ पर वो 2 आवर्स दे रहा है और 2 आवर्स पे अब लेट्स से उसको 500 मिल रहा है। तो जब वो सबसे ऑल सोर्सेज है ना, ये आपके पास 1 सोर्स हुआ, 2 सोर्स हुआ, 3 सोर्स हुआ, जितने सोर्सेज से वो अर्न करता है, एट द एंड क्या करेगा, सारे सोर्सेज की अर्निंग को ऐड कर लेगा, तो वो मेरे कहेगा टोटल अर्निंग फॉर द मंथ, ऐसे कहेगा। सेम यहाँ पर 2 स्कीम्स हैं, तो दोनों स्कीम से वो टोटल इनकम बता रहा है। अब देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर बता क्या रहा है, इफ द इनकम अर्न इन 1 ईयर, तो कहाँ से 3% पे और 4% से जो उसको इनकम मिली, जाहिर सी वो 2 अलग अलग अमाउंट है ना, x रुपीज है और 3000 माइनस है, 2 अलग अलग रुपीज है। इन दोनों से जो उसको इनकम मिली टोटल ईयर की, वो क्या आएगी 102। अब इस इनकम का फार्मूला बनाते हैं हम लोग। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 3%, ऐसे होगा ना, प्लस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 4%। जब दोनों को यहां से इनकम आ गई ना, 3% इज द क्या प्राइस, अमाउंट इज द यूनिट्स, अभी आपके सामने किया, तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 3%, इससे इनकम आएगी टोटल, प्लस अमाउंट ऑफ द 4% मल्टीप्लाई किया, जिससे इनकम आई। इन दोनों से जो एक साल में इनकम एग्रीगेट मिली, वो किसकी इक्वल है, 102 की इक्वल है। तो क्वेश्चन ने बता दिया कि हमने करना क्या है। अब हम अमाउंट क्या क्या है, 3% की अमाउंट कितनी है, x है ना, तो 3% इंटू एक्स। 4% वाली अमाउंट कितनी है, 3000 माइनस एक्स इंटू 4% इज इक्वल्स टू 102। आप सिंपल करें इसे, 0.03x हो गया प्लस 0.04 सर ये 3000 इंटू एक्स नहीं होगा, हाँ 3% की जो अमाउंट है वो 3000 इंटू एक्स नहीं होगी सर। नहीं, सोच लो ना, उसने लिखा क्या हुआ है, द रेस्ट ऑफ अमाउंट लिखा हुआ है, द रेस्ट ऑफ द अमाउंट लिखा हुआ है ना, द रेस्ट ऑफ इट इज द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। तो अगर 3000 से 1 पार्ट x हुआ, तो रेस्ट ऑफ इट इज क्या बन जाएगा जी। ओके सर, क्लियर हो गया सर। तो यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा 102। अब मल्टीप्लाई करके जरा कोई थोड़ा कैलकुलेट करके मुझे 0.04 इंटू 3000 कितना आ रहा है, शाबाश फास्ट हो ना, कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। 120। अच्छा, x से मल्टीप्लाई करके ये आपके पास 120 हुआ, x से मल्टीप्लाई करके 0.04x हो गया, विच इज इक्वल टू 102। कांस्टेंट को कांस्टेंट पे ले गया, हाँ जी, यहाँ से माइनस 0.01x और यहाँ से कितना आया 102 माइनस 120 माइनस 18। सर ये लास्ट 2 स्टेप्स रिपीट कर दें सर। कौन से वाले, सर ये 0.03 मल्टीप्लिकेशन वाले, यस सर। मल्टीप्लाई करो सिंपल, देखें ये आपके पास इक्वेशन बनी ना, 4% मीन 0.04, 3% मीन 0.03, तो ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सर नीचे देखिए, ठीक है। ये देखें आपके पास x की वैल्यू आई। अब यहाँ से देखें, आपने
जो इक्वेशंस बनाई हैं, ये कितनी वैल्यूज आ गई? 1800। रेस्ट ऑफ इट इज कितना हो जाएगा? कितना बचता है? 1200। 1200। अब 1800 प्लस 1200 कितना हुआ? 3000। ये 3000 हो गया। 3000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पेपर में या कहीं पे भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो बस सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट की गेम है आपके सामने। तो अगर आपको रेवेन्यू या आपको इनकम को अर्न करना ना आता हो कि कैसे इनकम अर्न होती है या कैसे इनकम कैलकुलेट होती है, अगर आपको ना पता हो तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करोगे कि यार ये कैसे हो सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, आपको पता हो कि इस तरीके से होता है, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन ही बनते कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके वो दे रहा है। ये जो लिखा हुआ है इसमें स्टेटमेंट सारे सॉल्व हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। वो जब क्लियर हो जाए तो मैं देखूं कैसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, माइंड में रखिए। ये आपको जो एग्जाम्पल दे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये दे रहा हूँ क्योंकि इसमें से मैंने आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपके माइंड में बनाने होते हैं कि उस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप अगर सॉल्व करते हो तो कैसे होता है। तो ये आप फाइनेंस और मैनेजमेंट के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, फाइनेंस, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स बनने जा रहे हैं। तो ये अभी से अर्ली स्टेज में, अब ये नहीं, आप नहीं कह सकते कि सर यहाँ तो कहीं नहीं, ये आपके पास है, ये आपकी एप्लीकेशंस हैं। तो इसी वजह से ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोग तो ये सिर्फ सिंपल ये पढ़ रहे हैं ना। अभी मैंने आपको असाइनमेंट सेंड नहीं की जो इसके ऊपर है। अब आप जब कॉलेज स्टार्ट करोगे तो आपको जब एक्स्ट्रा बुक सामने आएंगी तो आप उसमें देखो, आप कहोगे वाकई यार ये तो पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल मिनिमम एक पार्ट है जो पढ़ रहे हैं। तो प्रोफेशनल स्टडीज में क्लूज होते हैं। यूनिवर्सिटीज में देखें जो प्रोफेशनल स्टडीज में MBA वगैरह में होते हैं, तो कभी वो कोर्स का पार्ट कराते हैं, वो कोर्स में सिर्फ कंटेंट्स बताते हैं। बाकी जो केस स्टडीज होती हैं, बाकी जो उनको इंटर्नशिप के लिए बाकी जो असाइनमेंट्स मिलती हैं वो क्या होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स इसको नाम देते हो, वो सारे के सारे रियल टाइम के ऊपर किया जाता है। सेम यहाँ पर भी है, प्रोफेशनल स्टडीज में क्लूज होते हैं, उन क्लूज को आप एलिबोरेट कर रहे होते हो। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जी सर। लास्ट बिल्कुल जो रेड लाइन में लास्ट लिखा है वो जरा क्लियर कर दें। ये 1800 प्लस 1200 3000 बन रहा है ना। ये 300 मेरे से लिखा गया, ये 3000। ठीक है सर, सही हो गया। सर क्वेश्चन है सर, ये जो आपने जहाँ पे इक्वेशन बनाई थी कि अमाउंट और मल्टीप्लाई 3% प्लस अमाउंट 4%, सर ये अमाउंट और 4% समझ आ गया, अमाउंट 300,000 माइनस एक्स और 4% आ गया, और जो 3% का एक्स आ गया। सर ये जो पहली अमाउंट लिखा हुआ है इसके नीचे 3%, सर ये क्यों है, कैसे है सर, ये बता दें। अच्छा ये अमाउंट के नीचे नहीं है, सॉरी मैं इंटरचेंज कर गया। अमाउंट मैंने ये इधर आ गई और ये अमाउंट ये है, सही। अमाउंट एक्स ही है, 3% इज दैट। ये वो थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखा सर। ये 18% कैसे है सर? हाँ सर ये ऊपर सर जो आपने लेस सर 3% इन्वेस्टमेंट है सर, आपने क्या एक्स एरो रुपीस 18,000, ये किस तरह है सर? ये देखो ना, ये आपके पास एक्स आया ना यहाँ से, ये वाला, ये देखिए लिख रहा हूँ, ये रेड लाइन नजर आ रहे हैं, ये एरो 1800 है सर, यहाँ पे आपने 18,000 लिख दी है। अच्छा वो एरो, अच्छा मिल गया सर। चलिए अब सही है, ठीक हो गया सर। सर ये आपने फार्मूला कैसे बनाया, ये अमाउंट मल्टीप्लाई 3% प्लस अमाउंट मल्टीप्लाई 4%? ये थोड़ा एग्जाम्पल है। चले, आपने इन्वेस्टमेंट की HBL में, ठीक है, आप इसको मेरे साथ रहेगा, आपको मुझे यस सब मिलना चाहिए। आपने HBL में इन्वेस्टमेंट की, HBL में आपने फिक्स्ड डिपॉजिट, अपने अमाउंट फिक्स्ड करवाया 1 साल के लिए, लेकिन आपने 5,000 करवा लिया 1 साल के लिए, हो गया। एक HBL में करवाया आपने, लेकिन इसके ऊपर परसेंटेज 10% आपको मिलेगा, ये ऐसे लिखा जाता है। आपने MCB में करवाया, डिपॉजिट किया, और वो भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जो आप लोग अपने ATM कार्ड से लेके आते हैं ना, वो करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट आपका ऑन डिमांड पेमेंट होती है, जो कि आप अपने ATM कार्ड से, ये जो हम डिपॉजिट की बात कर रहे होते हैं ना, ये जब तक मैच्योर ना हो, टाइम पीरियड पूरा ना होती देर तक आप इसमें से 1 रुपया भी, ठीक है, बल्कि 1 पैसा भी यहाँ से आप जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। आपने डिपॉजिट किया से 1000 एट 5%, ये आपने 2 स्कीम्स कर ली है ना, ये आपने 2 जगहों। अब आप इंडिविजुअल अपने लिए फाइंड करना चाह रहे हो कि मैंने कितना कमाया। आप कहते हो कि 1 साल बाद मैंने कितना कमाया, तो आप इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 5,000
मल्टीप्लाई बाय 10% प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 5%, दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ऐसे लिखोगे? यस सर। सेम यही किया है, ठीक हो गया? ओके Excuse me, सर, sir. ठीक। जी सर ये उसने कहा कि एक पार्ट 3% था और दूसरा 4% था, तो सर 3% वाले की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और 4% की तो ज़्यादा होनी चाहिए वैसे, पर यहाँ पे 4% की कम आ रही है और 3% की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। हाँ हाँ, देखिए ना, सर ये क्या तीन? हाँ वो देखिए ना, वो डिपेंड करता है, आपने जितनी ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट की तो उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग मिलेगी ना। आपने ज़्यादा अमाउंट की ना, 3% आपको मिला, इसका मतलब है 1800 आपने वहाँ पर कर दिया, 1800 रुपये आपने कर दिया। और उसके बाद डेफिनेटली इसकी टाइमिंग भी डिफरेंट होगी, इसकी टाइमिंग भी डिफरेंट होगी। उसने 1 ईयर की बात की, तो वो डिपेंड करता है आपने अमाउंट कितनी, तो जितनी ज़्यादा आपने 1800 रुपया की, ऐसे ही है ना, 1800 3% पे किया, वो डिपेंड करता है कि आपके पास बेसिकली क्या क्या स्कीम में क्या क्या दे रहे हैं वो, तो डिपेंड करता है। अब ज़रूरी नहीं है हमेशा देखिए, हाँ इसके हिसाब से आप कह सकते हो, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू, अगर इससे तो आप कह सकते हो कि सर हमेशा ऐसे ही होता है कि ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर ज़्यादा अमाउंट जाती है और कम परसेंटेज के ऊपर हम कम डिपॉजिट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका वो जो माइंड है बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेसिकली मैथमेटिकली हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसका सीक्वेंस लेके आ रहे हैं ओवरऑल, तो डेफिनेटली उसने इस तरीके से इन्वेस्ट किया, तो उसने ज़्यादा अमाउंट 3% पे किया। डिपेंड करता है कि शायद या तो उसकी इग्नोरेंस में था, या शायद उसको कोई वहाँ से फैसिलिटी इस तरह की मिल रही थी तो उसने इस तरीके से की। ठीक है, सही है सर, थैंक यू। एनालिटिकली आप ठीक हो, बिल्कुल मैं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो एज प्रॉब्लम आ रही है और बड़ी जो है ना फेवरेट एरिया है एज का, खासतौर पर क्वेश्चंस के अंदर, और डिफरेंट एज प्रॉब्लम्स आएंगी और आप उसको सॉल्व करेंगे। ये उसमें से फर्स्ट पार्ट है, आप देख रहे हैं मैं 1 वेरिएबल फॉर्म के ऊपर जो है ना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे इजी वे, ये लीनियर क्वेश्चन है हमारे सारे बन रहे हैं, कोई क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा, कोई आपका सिमल्टेनियस बन सकते हैं लेकिन वो नहीं करा रहा अभी फिलहाल। ठीक है, ये चेक करते जाएं। अगला देखें, अब इसको फॉलो अप करना है आपने, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे स्टेटमेंट दी और मैंने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लिखा हुआ है 2 पर्सन्स हैं। अब आपने माइंड से एक्स वाई को सब कुछ छोड़ दो, आप माइंड में जो आ रहा है कि हमने इसको एक्स कर देते इसको वाई कर दो, कुछ छोड़ दो। हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसमें से हम लोग निकालते हैं क्या बन सकते हैं इसमें से। सबसे पहला, खालिद प्रेजेंट एज इज 2/3 ऑफ द शाहिद एज, हो गया। अब इसमें से पहली बात तो ये अननोन कमोडिटी क्या है, या अननोन जो है यूनिट क्या है, या अननोन पर्सन की एज क्या है। इसमें से अननोन पर्सन कौन है? खालिद है कि खालिद। शायद खालिद सर। शायद, सॉरी खालिद सर, शाहिद है सर, शाहिद है शायद है, शायद है। सर दोनों की एज नहीं निकालनी? हाँ क्या है, दोनों की एज नहीं निकालेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल यस करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी ये जो पहली लाइन गिवन है, ये पूरी लाइन, इसमें स्ट्रेस किस पे है, वो कौन सी कमोडिटी अगर नोन हो जाए तो दूसरी की एज क्या है? सर शाहिद शायद की एज सर मालूम हो जाए तो फिर खालिद शायद अननोन है। खालिद का उसने बताया कि उसका 2/3 है, अगर शाहिद की एज आ जाए तो उसका 2/3 लें तो खालिद आ जाएगा। इसका मतलब जो क्लू है, तो हम यहाँ देखेंगे, लेट आपके पास है सबसे पहले जो शाहिद एज है वो हम लोग कंसिडर करें एक्स है, खत्म। तो अगर खालिद की एज एक्स है, शाहिद की एज एक्स है, तो खालिद की एज क्या हो जाएगी? 2/3 ऑफ एक्स। 2/3। सिंपल, ये देखो पहली लाइन हमारी प्रूफ हो गई, ये लिख दिया। और ये जो एजेस हैं उसने जो बताया है वो क्या है, ये बेसिकली ये जो दोनों एजेस हैं ये क्या है, ये प्रेजेंट है, आज के दिन की एज है। साइड पे नेक्स्ट चलते हैं, इन 12 ईयर। अब मुझे बताएं, जब आपकी एज में 12 साल गुजरते हैं तो प्लस होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं? प्लस होते हैं सर। प्लस होते हैं। हाँ, किसी को अगर एतराज इसमें, बर्थडे आती है तो 1 साल प्लस होता है ना कि मल्टीप्लाई होता है? प्लस होते हैं। प्लस होते हैं। माइंड में रखें, कभी भी एज प्रॉब्लम में बात कर लें, वो प्रीवियस आप कहते हैं कि बैक 5 इयर्स, बिफोर 5 इयर्स, बिफोर 10 इयर्स, बिफोर 20 इयर्स। जब बिफोर की बात करेगा इसका मतलब 20 साल माइनस, आफ्टर की बात करेगा, इन 12 की बात करेगा, 12 ईयर हेंस की बात करेगा, ये सारा आने वाले 12 साल या 10 साल के बारे में बता रहे हैं। उसने कहा आने वाले इन 12 ईयर्स टाइम का मतलब आने वाले 12 सालों में
द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 54। आने वाले 12 सालों में उनकी जो एज होगी वो 54 होगी। उनकी आज की एजेस जो x और 2/3 ऑफ x है वो फाइंड करें। तो अगर x निकल आए तो 2/3 उसका फाइंड कर लेंगे तो वो दूसरे की एज आ जाएगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है, हम बात करें इन 12 ईयर्स टाइम। इन 12 ईयर्स की अगर हम बात करें तो अगर शाहिद जो है आज x ईयर का है तो 12 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 12x सर। हैं? x plus 12 x plus 12 अगर खालिद जो है आज 2/3 x है तो 12 साल बाद कितने का हो जाएगा? 2/3 x plus 12 x plus 12। अब उसने कहा कि इन दोनों की एज 12 साल बाद इन दोनों की एज का जो सम है वो 54 इयर्स है। ऐसे ही कहा हुआ है ना उसने। सम का मतलब जमा करना, प्लस करना। ये आपके पास है। यस सर। इक्वेशन बन गई, सॉल्व करें। सर मैंने भी स्टार्ट में कुछ इसी तरह की सोची थी। क्या किए? स्टार्ट में मैंने भी कुछ इसी तरह की सोची थी, बिल्कुल इसी तरह की। ये भी अच्छी बात है यार, खुशाइन बात है। कितना आता है? 18 और 12। इसका कितना 13 आ रहा है? सर 90 डिवाइड बाय 5 शायद की 18 है। 18 है सर। 18 है। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंटली अब आपने ये नहीं कहना कि सर आपने तो 12 साल का वो अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद आपने एक्स, ये तो 12 साल वाला नहीं, ये एक्स क्या है? एक्स आज की बात हो रही है। 12 साल बाद तो इसमें एक्स में जो 18 में 12 ऐड कर दो तो 12 साल बाद की उसकी एज आ जाएगी। तो बेसिकली जो क्लू दिया वो हम लोग प्रेजेंट एज के लिए करें, इसी वजह से इसके अंदर एक्स इन्वॉल्व है। तो अब प्रेजेंट एजेस जो आपके पास आ गए, तो शाहिद जो है आपके पास वो 18 ईयर्स का हो गया, और जो खालिद है वो 2 इंटू 18, 2/3 इंटू 18। हाँ, तो ये कितना बन जाएगा? 6 और 6 2 12 साल का सर। ये आज की एज। इसमें 12 ईयर्स ऐड कर लें और प्लस करें तो 54 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? इसमें किसी को प्रॉब्लम? यस सर। सर इन दोनों का सम 54 आना चाहिए जरूर। यहाँ पे तो सर यहाँ पे 30 आ रहे हैं। यहाँ पे 30 है। यहाँ पे 30 है। इसमें 12 ईयर्स भी इसमें 12 साल ऐड कर लो ना। प्रेजेंट एज ये ना 12 साल, इसमें 12 ईयर्स प्लस 18 प्लस 12, और आपके पास दूसरा आ रहा है 12 प्लस 12 प्लस कर दो, देखिए वही आ जाएगा जो 12 साल बाद वाली एज होगी। सर ये जो हमने एक्स फाइंड किया है सर, ये जिसकी मतलब 12 साल जो मतलब 12 साल सर ऐड करके हमने उसकी मदद से जो एक्स फाइंड किया, तो फिर आगे जाके फिर 12 साल ऐड करेंगे। नहीं, ये हमने जो फाइंड किया ना वो तो उसने हमें क्लू दे दी थी ना, क्योंकि उसके अंदर एक्स प्रेजेंट की भी एज इन्वॉल्व थी ना। हमने उसको जब सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास आज की एज आ गई। एक्स मीन आज की एज ना, कैलकुलेशंस तो आपके पास होगी, उसमें से आपने आज की एज फाइंड, एज आ गई।
x जो था वो अननोन एज था, ऐसे ही वो एज आ गई, एज आपके पास 18 आ गई, अब उसमें 12 ईयर ऐड कर दो, वो तो प्रेजेंट आ गई ना, प्रेजेंट एज आ गई किसमें, नंबर ऑफ ईयर्स, पहले क्या था अननोन थी x, ऐसे ही है। अब आपका नोन हुआ जो कि 18 है, अब उसमें 12 साल ऐड कर दो और जो उसकी दूसरी की एज उसमें 12 ईयर ऐड कर दो, तो जब ये ऐड हो जाएंगे तो आपका टोटल कितना आएगा 54, सही है। लेकिन प्रेजेंटली उनकी एज कितनी है 18 और 12। कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, कैलकुलेशंस में आपको इस तरीके से सर ये प्रेजेंट एज है ना सर, मतलब 12 साल बाद, 12 साल बाद की एज इसमें से 12 ऐड कर देंगे दोनों। हाँ बिल्कुल, ये आज की एज है, प्रेजेंट एज। सर अगर एग्जाम में सर ये आएगा तो सर इसके सर वो ऑप्शन कैसे देंगे सर, इसी तरह लिखेंगे शाहिद की एज और खालिद की एज, प्रेजेंट एज, बस ऐसी यही क्वेश्चन है, सेम, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। ये मैं आपको एग्जाम करवा रहा हूँ, ये सारे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, याद है कि एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, हम एग्जाम ही कर रहे हैं। यस सर। सर वैसे ये सारे वैसे देखा जाता है जनरल क्वेश्चंस है इक्वेशंस बनाने के लिए जनरल, ये ना मसला सारा यही आ जाता है, इन लोगों को नहीं समझ आ रही ना, मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ नहीं आती। अब स्टूडेंट को समझ आ जाए तो फिर क्या बात हुई, ठीक है। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि यही हमारा ज़हन ही, देखिए मैं आपको कह दूँ एग्जाम्पल में देता हूँ, मैंने 2001 में CA स्टार्ट किया, मेरे 2 मॉड्यूल्स किए, उसके बाद मैं मास्टर्स में इकोनॉमिक्स में और फिर आगे जाके मैं ACCA में कन्वर्ट कर मैं जॉब कर रहा था। जॉब के साथ आप CA नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही है। तो फिर जैसे जैसे आप जॉब में जाते हो तो फिर आप थोड़ा थक जाते हो, आपको पता होता है। तो ACCA तो मैंने जॉब के साथ ही निकाल लिया, फिर जाके PhD इस टाइप पे आने स्टार्ट हो, जब मुकम्मल तौर पे टीचिंग में आ गए वो टाइम निकल चुका था। आपके पास तो टाइम है ना, आप लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो जस्ट ग्रेजुएशन की थी और मैंने फर्स्ट जो मैं बैठा अटेम्प्ट में तो इकोनॉमिक्स और QMS मैंने निकाल लिया। हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि मैं BSc पढ़ाता था, मैथमेटिक्स जो है ना BSc का जो आपके पास है 2 पोर्शन उसके होते हैं, जो सोल्यूशन वाला प्रूफ्स वाला तो पढ़ाता नहीं था, जो सोल्यूशन वाला पोर्शन है वो मैं पढ़ाया करता था। तो ये था कि कॉन्सेप्ट, ये भी नहीं कहता कि 100% मुझे CA की लेवल का पता था कि यार जो इसमें क्या है, लेकिन मैंने सिलेबस लिया, सिलेबस को जस्ट पढ़ा और उसमें जाके पेपर दिए। आप तो अभी एक एक चीज पढ़ रहे हो ना, आप ये जो एक एक पॉइंट पढ़ रहे हो, लाहौर में अभी नहीं पढ़ाते इस तरह, ये जो ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, अच्छा इतना टाइम एक क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं देते, वो 15 क्वेश्चन हो रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर हो क्या रहा होता है, एक दूसरे को पुश कर रहे थे स्टूडेंट्स, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, साथ साथ हेल्प हो रही होती है। एरियाज के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट पुश होते हैं इंडिविजुअल, मैं उनको कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग इकट्ठा जो है ना एक चीज पे लेके चले, तो कम टाइम में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम हमारा हो जाता है। तो आप जब आओगे आपसे यही काम करवाना है, यानी 150 क्वेश्चंस मैंने दिए तो 150 क्वेश्चन देखिएगा, हम विद इन डेज करेंगे। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आप सारे के सारे नहीं, वो डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर आप एक दूसरे की उसमें हेल्प करोगे, ऐसे होता है। एक तो आप खुद भी सीखोगे, कॉन्सेप्ट भी आपका आएगा, और एट द एंड यही होगा कि मैं आपको जो है ना उसको क्लियर करके दूंगा जो क्वेश्चन प्रॉब्लम में हो। जितना डिस्कशन करोगे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट की भी बात आपकी सेट होगी, एंड सो ऑन, ये सारा चलता रहेगा। लेकिन जब एक दफा हम स्टार्ट कर लें, चलिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिसे लिखा हुआ यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 14% फ्रॉम अ नंबर। इसका मतलब यहाँ जो दिया हुआ है ना, ये जो ICAP के क्वेश्चंस मैंने पास्ट पेपर्स में लिए, इसकी जो मीनिंग बन रही है वो ये बन रही है, इसको ज़हन में रख लें, 14% ऑफ द नंबर, ठीक है, फ्रॉम अ नंबर। 14% आपने किसी नंबर के लिया, जो आया उसके उसी नंबर में से उसको माइनस कर दिया। Subtracting 40% of the number from a number, the result will become 20. Find the number. क्लियर करें, ये जो स्टेटमेंट आपकी क्लियर होनी चाहिए। स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, इफ 40% ऑफ द नंबर, वहां नहीं लिखा हुआ ऑफ द नंबर, आप कह सकते नहीं लिखा, लेकिन इसकी मीनिंग है इफ सब्ट्रैक्टिंग 40% फ्रॉम अ नंबर, इसका मतलब है 40% ऑफ द नंबर फ्रॉम द नंबर, द रिजल्ट विल बिकम 30। तो आप चेक कर लें, लेट कर लेते हैं, हमारे पास द नंबर इज x, आप चेक करें 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू x सर, x minus 40 is equal to 30 सर, इक्वेशन बन जाएगी। अभी थोड़ा वेट कर, थोड़ा वेट, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.04 into x, ये 40% ऑफ x आ गया, सिर्फ 0.4 होगा, सॉरी 0.4 होगा,
यस 0.4 सर। बिल्कुल सही है 0.4 ये आपके पास आ गई वैल्यू। आप चेक करें सब्ट्रैक्टिंग 0.4 ऑफ x फ्रॉम द नंबर x जैसे लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपके पास कितना आएगा x माइनस 0.4 x ये हो जाएगा। तो उसने कहा रिजल्ट इसका जो है वो किसकी इक्वल है 30 के इक्वल है। तो सिंपल बात, ठीक है स्टेटमेंट ऐसे ही बनता है ना, ये स्टेटमेंट आपके पास यस सर। ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 40% ऑफ द नंबर फ्रॉम द नंबर इज x, इसका 40% लेंगे, अगर इसमें से उसका 40% माइनस कर दें, ठीक है, तो वो रिजल्ट जो उसका होगा वो 30 के इक्वल होगा। फाइंड द ओरिजिनल, अभी आपको पता चलेगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे जो नंबर आएगा जैसा आप उस पर बिलीव करेंगे होता है। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 30 यहाँ पर, यहाँ x कॉमन लिया 1 माइनस 0.4, तो 30 इज इक्वल टू 0.6 या 60x, तो x इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 0.6। ये x कितना है थर्टी डिवाइड बाय 0.6 50 आ जाता है। 50 आता है। यस सर। यस सर 50। ठीक है, अब अपनी आसानी के लिए अब करें, इसका 30% लें, 50 का 40% है, 50 का 40% कितना आएगा 30% सर, नहीं 40%। 40% ऑफ 50 कितना होता है 20 सर। 20। अब उस स्टेटमेंट को देखें, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है लिखी हुई है 50 माइनस 20 इज इक्वल टू, यही बनता है ये आपके सामने। x क्या है, x आपका 50 है, यस सर। 0.04 x क्या है, कितना है 20 है, दोनों को माइनस किया तो क्या आंसर आया 30 आया। ये देखिए ठीक है, बाकी आप कॉपी कर लें, आप ट्राई कर लें, कल यस आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कैसे कैसे हमने करना है, किस तरीके से होगा। ठीक है, एक आध दिन हमारा ऐसे ही चलेगा और आप सर चैप्टर नंबर 2 माइंड में रखिएगा, सैटरडे को उसका टेस्ट है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये इक्वेशन जो बनाई है ये एक बार फिर बता दो। अच्छा क्वेश्चन बनाइए बोले आप, स्टेटमेंट आपको समझ आ गई, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। यस सर। हाँ चलिए बताएं स्टेटमेंट में क्या बता रहे हो वो। सर एक नंबर में से उसका 40% माइनस किया है तो जो बचा है वो 30 है। हाँ तो आप देखिए नंबर क्या है हमारे पास x है ना, नंबर x है। यस सर। इसमें से मैं इसी x का 40% माइनस कर देता हूँ तो बनेगा क्या, हो जाएगा। यस सर। ये आपको, अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको मैंने डेसिमल में लिखा यूं, सही है सर, हो जाएगा। इसको कॉपी कर लें, इंशाल्लाह कल इधर से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी ख्याल रखिएगा और अगला लेक्चर जो है ना हम लोग, क्योंकि वो लेट हो जाता है तो फिर ये ना हो कि दूसरे टीचर भी वेट कर रहे होते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि आप सिर्फ क्यों में से इंपॉर्टेंट है, बाकी भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर चलिए, टेस्ट आपने कब बताया, कब है?